हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज मैं आपको एक नया टॉपिक हिंदी की संवैधानिक स्थिति करवाऊंगी। आप कोई भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम देख लेना, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हमें यहाँ पे तारीख, मंथ, ईयर तीनों याद करने पड़ेंगे। क्या होगा? 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो राजभाषा संबंधी उपबंध है उसके भाग कौन कौन से हैं? 5, 6 और 17। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। 17 का क्या शीर्षक है? राजभाषा। इस भाग में 4 अध्याय हैं। जो 17 भाग है जिसका शीर्षक राजभाषा है उसमें कितने अध्याय हैं? 4, जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और 210 हैं, जिनमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी उपबंध किस भाग में है, अर्थात किस किस भाग में है? तो कितने हो जाएंगे? भाग 5, 6 और 17। भाग 17 का शीर्षक क्या होगा? राजभाषा। इस भाग में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 343 से 351 है। इसको हम किस फार्मूला के नाम से जानते हैं? मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और 210 हैं, जिनमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 120(1) और 2। संविधान के अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 120(1) में कि संसद में कोई भी काम होगा तो वह कौन सी भाषा में होगा? हिंदी में या अंग्रेजी में होगा। और यदि कोई व्यक्ति हिंदी में और इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में अपने विचार, अपनी बातें प्रकट नहीं कर पाता तो वह अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। तो 120(1) में क्या होगा? हिंदी इंग्लिश में विचार प्रकट करने हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन हिंदी और इंग्लिश में अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता तो वह अपनी मातृभाषा में विचार प्रस्तुत कर सकता है। आगे अनुच्छेद 120(2). ये था 1, ये है 2। इसमें क्या कहा गया है? जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। अनुच्छेद 120(2) उपबंध में
मुख्य क्या बात है कि राजभाषा हमारी हिंदी कब बनी थी? 1949 में बनी थी। उस समय से 1965 तक अगर हम देखते हैं तो 15 वर्ष की अवधि हो जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा जैसे कि उससे अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो लोप कर दिए गए हों, अर्थात लुप्त कर दिए गए हों। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ये बातें सिर्फ कहने की हैं कि 15 वर्ष के बाद जो सभी कार्य हिंदी में होंगे, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजी जो भाषा है वो बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 210। संविधान के अनुच्छेद 210 एक में कहा गया है, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। क्या कहा गया है कि जो हर एक राज्य के विधानमंडल है उसमें जो काम होगा वो वहाँ की राजभाषा में या फिर हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। 210 में क्या कहा गया है कि नियम जो है वो तो कहता है कि जो भी कार्य हैं राजभाषा में, हिंदी में या अंग्रेजी में होंगे, लेकिन यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता तो वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, उसको अनुमति दी गई है। आगे है अनुच्छेद 343। इसमें कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह जो अनुच्छेद है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो हमारे संघ की राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजन यानी कि उद्देश्य के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। जो हमने 120 दो उपबंध देखा था उसमें भी 15 वर्षों की बात कही गई है कि 15 वर्ष के बाद जो अंग्रेजी है वो लुप्त हो जाएगी और हिंदी का आगमन हो जाएगा, अर्थात संसद का जो भी कार्य होगा वो केवल हिंदी में होगा। लेकिन अनुच्छेद 343 में ये वापिस क्या कहते हैं? इसमें यह संकेत दिया गया है कि जो शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी कि उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। साथ ही साथ हम यह भी याद रखेंगे कि इस अनुच्छेद में संघ की जो राजभाषा है उस हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी। आगे अनुच्छेद 344। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। इसमें क्या कह रही हैं कि जो संविधान है वो आरंभ के 5 वर्ष के बाद यानी कि 1949 के 5 वर्ष के बाद जो राष्ट्रपति है एक आयोग गठित करेगा, एक आयोग बनाएगा जिसका काम क्या होगा? हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, यानी कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठित करेगा। कौन? राष्ट्रपति। जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह के सुझाव देगा जो ये आयोग है कि हिंदी का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा सकता है। न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि।
इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। हमने देखा अनुच्छेद 344 में क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा और आयोग किसके लिए होगा? हिंदी भाषा किन किन कार्यों में इस्तेमाल की जाए और उसका विकास किस तरह हो। ऐसे ही की पॉइंट्स आपको पकड़ने होंगे हर एक आर्टिकल में, क्योंकि पूरा का पूरा याद करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अनुच्छेद 345 इसमें कहा गया है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। इसमें कह रहे हैं कि राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य में प्रयोग होने वाली अन्य भाषाओं को या फिर हिंदी को शासकीय प्रयोजन यानी कि उद्देश्यों के लिए स्वीकार कर सकेगा। लेकिन यदि वह राज्य की जो अन्य भाषाएं हैं और जो हिंदी है उनको यूज में नहीं करता तो फिर वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया करेगा। आगे अनुच्छेद 346 अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। 346 में क्या कहा गया है? पत्र की भाषा जो है वो क्या होगी? हिंदी होगी या कौन सी होगी? तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में जो पत्र है उसकी जो राजभाषा है वो उसकी जो भाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी। और यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। इसका की पॉइंट्स आपको क्या पकड़ना है कि 346 में क्या बात कही गई है? पत्राचार की भाषा क्या होगी। आगे अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रियता मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। 346 में तो ये कहा गया है कि भाई जो संघ के द्वारा जो निर्धारित कर दी भाषा वही पत्राचार की भाषा होगी। लेकिन अगर दो राज्य आपस में सहयोग कर लेते हैं तो वो हिंदी भाषा को भी स्वीकार कर सकते हैं, उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं। और 347 में क्या कहा गया है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या का मतलब एक राज्य है, मान लो तमिलनाडु है और वहां पर जो भाषा या बोली बोली जाती है तो तमिलनाडु यह मांग कर सकता है कि जो हमारा राज्य है वहां पर हमारी ही भाषा का यूज हो और राष्ट्रपति जो है वो निर्देश दे सकता है। 348 अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे
तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। अनुच्छेद 348 में आपको क्या की पॉइंट्स पकड़ना है कि इस अनुच्छेद में उच्चतम और उच्च न्यायालय में इंग्लिश में अंग्रेजी में ही कार्यवाही होगी। इस पर अधिक जोर दिया गया है। किसमें? 348 में, उच्चतम और उच्च न्यायालय में। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन, ये सब क्या होंगे? अंग्रेजी में होंगे। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियां। इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्माण, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 349, इसके अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। इसका की पॉइंट्स आप क्या लेंगे? 349 में किसके बारे में बात कही गई है? संशोधन के बारे में। संशोधन को मंजूरी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। आगे अनुच्छेद 350, इसके अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। देखो, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 350 सबसे पीछे है जीरो। जीरो का मतलब सबसे कम संख्या, मतलब की पॉइंट्स क्या पकड़ना है? अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 350 में। साथ ही साथ अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और उनकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह बात भी किस में कही गई है? 350 में। एग्जाम में इसी तरह से की पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 351, इसमें कहा गया है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति के हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। इसमें हम की पॉइंट्स क्या पकड़ेंगे कि किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाने और विकास करने के बारे में बात की गई है और कर्तव्य की बात की गई है, तो किस में की गई है? 351 में। मैंने ये किस तरह से किया था? 351 में पीछे क्या नंबर है? 1 है। जो हमारी टीचर है वो भी डंडा लेकर क्या करती है? अपनी ड्यूटी करती है और हमें ऑर्डर देती है कि भाई पढ़ाई करो। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या दे रखा है
कि जो हिंदी भाषा है उसका जो है प्रसार बढ़ाओ, उसका विकास करो। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।